Assalamu alaikum, dear students. The topic of our this week is third part of human factors in human computer interaction. ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में हम अपने पिछले एक दो लेक्चर से भी डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन and its cognition and its psychology for the designing of your user interface कि जब भी आपने एक यूजर इंटरफेस बनाना है तो उसके डिजाइनिंग के वक्त जो ह्यूमन कॉग्निशन का जो रोल है वो क्या है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी अपने दो पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके थर्ड पार्ट में जो है वो कुछ मजीद डिटेल्स देखेंगे कि क्या और ऐसे फैक्टर्स हैं रिगार्डिंग ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन मेमोरी। तो उन चीजों को आज हम मजीद थोड़ा डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीक लेक्चर। बट उससे पहले हमेशा की तरह जैसे हम अच्छी बात एक करते होते हैं, और आज की जो अच्छी बात है वो क्या है कि इंडीड द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह इज ट्रूथ। होल्ड ऑन टू दिस प्रॉमिस एंड मूव ऑन इन लाइफ नोइंग दैट इंडीड द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह इज ट्रूथ। कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसान से वादा किया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो लोग अच्छे अमाल करेंगे, नेक सौले अमल करेंगे, उनको जो है रिवॉर्ड मिलेगा, और जो लोग सब्र करेंगे उनको उस सब्र का रिवॉर्ड मिलेगा। तो डेफिनेटली जो अल्लाह ताला वादा करते हैं अपने बंदे से, अल्लाह ताला अपने वादे के बारे में सच्चे हैं और ये हमारा फेथ है। इसलिए अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उन पे सब्र करना और अल्लाह ताला के इस वादे के साथ स्टिक रहना और अपनी जिंदगी में आगे मूव करते रहने में ही हमारी जो है वो अल्टीमेट कामयाबी है। ये तो हो गई आज की अच्छी बात। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द मेमोरी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी जो है वो क्या है, फिर उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी थी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। और सेंसरी मेमोरी का जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी जो कैपेसिटी है या इसकी जो स्टोरेज है वो बहुत थोड़ी देर की होती है, बहुत टेम्पररी होती है। और ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो उससे थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी की होती है, और इसी तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी की थोड़ी सी ज्यादा कैपेसिटी होती है। अब जो चीजें हैं या जो मतलब इंफॉर्मेशन है या ये जो डेटा है या कह लें कि जो भी चीजें हम मेमोराइज करते हैं, इवेंट्स हैं या व्हाट एवर यू से, वो जो चीजें हैं वो जो भी इवेंट्स हैं, अगर सेंसरी मेमोरी में है और अगर आप उसके ऊपर अटेंशन देते हैं, तो वो जो अटेंशन देने से उन इवेंट्स के ऊपर अगर आप उन पे अटेंशन देते हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। ठीक है, बाय गिविंग और बाय पेइंग अटेंशन टू द इवेंट्स, टू द इंसिडेंट्स दैट आर टेम्परेरीली क्लिक टू योर सेंसरी मेमोरी, एंड व्हेन उनको जब आप अटेंशन देते हैं तो वो कहाँ स्टोर हो जाती हैं, वो पार्ट हो जाती हैं आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो है वो कैपेसिटी थोड़ी सी बेटर है एज कंपेयर टू सेंसरी मेमोरी। अब वहां पे जब इंफॉर्मेशन आ जाती है और वहां पे अगर आप उसकी रिहर्सल करते रहे, ठीक है, रिहर्सल आपको पता है ना, उसकी प्रैक्टिस करते रहे करते रहे करते रहे, तो वो जो इवेंट है या जो वो नॉलेज है या वो जो इंसिडेंट्स हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाते हैं, एंड दैट इज अ परमानेंट मेमोरी स्टोरेज सॉर्ट ऑफ। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि हाउ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, हाउ स्टोर्ड इंसिडेंट्स, हाउ द स्टोर्ड इवेंट्स जो हैं वो किस प्रैक्टिस के जरिए मेमोरी टू मेमोरी उनकी जो प्रोग्रेस है वो होती है। ठीक है, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ये एक यूट्यूब का लिंक है, ये भी मैंने शेयर किया है यहाँ पे, आप इसको भी खोल के देखिएगा, आपको यहाँ पे जो है वो मजीद इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम सेंसरी मेमोरी की बात कर रहे थे कि सेंसरी मेमोरी इज जस्ट लाइक अ बफर फॉर स्टिमुलाई रिसीव्ड थ्रू सेंसेस। हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने इंसान को 5 सेंसेस से नवाजा है, जिसके ऊपर अच्छी हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये जो है वो एक बफर के तौर पे काम करता है,
जो सेंसेस हमारे हैं, यानी कि जो हमारे सुनने की या देखने की या टच की जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है, उन सेंसेस से जो हमें इवेंट्स मौसूल होते हैं या ये जो एक स्टिमुलाई जो एक होता है, उसको स्टोरेज के लिए जो है वो एक हमारे पास बफर, एक टेम्परेरी स्टोरेज है, दैट इज योर सेंसरी मेमोरी। ठीक है, पता है ना आपको कैसे बफर में टेम्परेरी जो है ना इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब फर्दर उसके आगे कुछ टाइप्स हैं, दैट इज आइकॉनिक मेमोरी, इकोइक मेमोरी, हैप्टिक मेमोरी। अगर आइकॉनिक मेमोरी की बात की जाए तो ये आइकॉन से निकली है। ठीक है, आइकॉन या आइकॉनिक, इसका ताल्लुक देखने से है। देखने से मुराद क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक कोई इवेंट देखा है और वो बड़ी थोड़ी सी देर के लिए आपकी आंखों में रह गया है या उसका एक नक्श आपके दिमाग में रह गया है, तो दैट मेमोरी या सेंसरी मेमोरी की जो टाइप उसको स्टोर करती है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज योर आइकॉनिक मेमोरी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आइकॉनिक मेमोरी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने, लेट्स सपोज आप रात को आपको जो है वो किचन में जाना पड़ा, आपने सडनली लाइट ऑन की एंड व्हाट हैपेंड, लाइट ऑन की और जो बल्ब है वो एक लम्हे के लिए जला और साथ ही फ्यूज हो गया। अब आप नोटिस करें कि वो जो बल्ब का जलने के बाद फौरन फ्यूज होने का जो एक एक थोड़ी देर के लिए जो बल्ब जला है, आपको अंधेरे में भी थोड़ी देर के लिए उसका वो इमेज फील होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी आइकॉनिक मेमोरी में स्टोर हुआ जाके। आई होप आई एम क्लियर इन दिस पॉइंट। नाउ लेट्स प्रोसीड विद इकोइक मेमोरी। इकोइक मेमोरी इको से निकला है। ठीक है, और इसका किसके साथ ताल्लुक है? आपके ओरल स्टिमुलाई के साथ। कि आप जो एक सुन रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने जो आपको सुनने की सलाहियत दी है, ऐसा टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ दैट ऑडिटरी इनपुट जो कि बहुत टेम्परेरी, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके कानों या आपके समात में जाके जो है वो स्टोर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बंदे की बात सुन रहे हैं, जैसे अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, और अभी आपका एक टेम्पो बना हुआ है कि आप उसको सुन रहे हैं, सडनली अगर आप इस वीडियो को स्टॉप करते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए आपके कानों में जो मेरी आवाज की वो एक पिच है वो जरूर जो है वो रहेगी। वो क्यों? उसकी क्या वजह है? वो है इकोइक मेमोरी में जाती है वो इंफॉर्मेशन फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट है हमारे पास हैप्टिक मेमोरी। हैप्टिक मेमोरी को हम टेक्टाइल स्टिमुलाई, टेक्टाइल्स मीन टच के साथ इसका ताल्लुक है कि आप जो चीज छू लेते हैं, और जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी गर्म चीज को आपने हाथ लगा लिया और फौरन आप फिर उसको, आपको जो है वो आप फौरन से उसको हाथ पीछे करते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज द पार्ट ऑफ योर हैप्टिक मेमोरी। एग्जाम्पल्स आगे उसकी आपको दी भी हुई हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रात को ये जो आपकी है आइकॉनिक मेमोरी में, कि अगर रात को आप गाड़ियों को देखें तो वो गाड़ी गुजर भी जाए तो उसका एक स्पार्कल ट्रेल आपको जो है ना वो फील हो रहा होता है, आपके माइंड में उसका एक जो है वो पैटर्न जो है बना होता है। एंड इसमें क्या आ गया लिखा हुआ है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि इट्स कॉन्टिन्यूसली ओवर रिटन। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली जो आपकी सेंसरी मेमोरी है इसमें चीजें जो है वो कॉन्टिन्यूसली ओवर राइट होती रहती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो आपका इंफॉर्मेशन का कह लें कि डिके का या इंफॉर्मेशन की एक्सेस का जो एक टाइम, एक अप्रोक्सीमेटली टाइम है, वो कुछ मेंशन है कि अगर इसका रैपिड एक्सेस है यानी कि 70 मिली सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, एंड रैपिड डिके 200 मिली सेकेंड में मतलब खत्म हो जाती है जो भी इंफॉर्मेशन है। एंड इसकी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है, यानी कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ चंक्स है, तो वो बहुत लिमिटेड है। यानी कि वो एक फिनोमेना देते हैं कि इट्स अ रेंज के कितने चंक्स जो हैं वो स्टोर हो सकते हैं, 7 ± 2, कि आप जो है अपनी सेंसरी मेमोरी में या सॉरी अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, sorry I'm not talking about the sensory memory, this is all about your short term memory, कि आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं वो 7 ± 2 के चंक्स में है। ठीक है, यानी कि 5 या 9। ठीक है, तो ये एक फिनोमेना है जो फॉलो किया जाता है कि इतने चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी है आगे कि अगर आप ऊपर वाला नंबर देखें, इस वाले नंबर को अगर आप देखें तो आप एक ही गो में इसको स्टोर नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते। बट अगर आप नंबर्स को इस तरह चंक्स में डिवाइड कर दें तो काफी हद तक इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी मेमोरी में स्टोर होने के चांसेस होते हैं। सेम इज द केस विद दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को अगर आप पढ़ें तो
हो क्या रहा है कि इधर आपको कोई ऐसी टिप्स या ऐसे कोई ट्रिक्स आपको समझ नहीं आ रहे कि आप इसको किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं। बट इफ आप इसमें कोई, जैसे आपको याद है कि हम मेनिमोनिक्स पढ़ते होते थे, या हम, जैसे आपको याद होगा कि आपने जब टेंजेंट और साइन एंड कोसाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हम एक उसके मेनिमोनिक बना लेते थे, लाइक जैसे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्राउन टिल पेंटेड ब्लैक, समथिंग लाइक दैट। और इसी तरह जब आपने ब्रैकेट्स ओपन क्लोज का वो जो बोर्ड मैथ्स का एक रूल पढ़ा था, जब आपने वो पढ़ा था, तो बोर्ड मास मींस ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो आपके अभी तक आपको याद होगी वो बात। क्यों हम हमेशा कुछ ट्रिक्स की बेस पे, इसी तरह जब आपने स्पेलिंग याद करने होते थे छोटे होते, जब आप स्पेलिंग याद करते थे, तो आपको याद होगा अच्छी तरह, स्पेलिंग एक ही गो में याद नहीं होता था पूरा। हम उसको किस तरह याद करते थे, हम उसको छोटे 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 टुकड़ों में उसको जो है ना डिवाइड करके हम उसको पढ़ते थे। सेम इज द केस विद दीज सॉर्ट ऑफ मेमोराइजेशंस और रिकॉग्निशंस और रिकॉल्स। लाइक अगर अब आपने यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को जो है वो मेमोराइज करना है, तो अगर हम यहाँ से कुछ अपने ट्रिक्स बनाए कि हमें टी को उठा के यहाँ ले आते हैं, तो फिर ये एक मीनिंगफुल जुमला बन जाएगा, और इस स्ट्रिंग को आपको याद करने में आसानी होगी कि द कैट रेन अप द ट्री। तो ये देखें, इस तरह आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने में आसानी हो जाएगा। इंसानी जो दिमाग है वो कुछ ट्रिक्स की बेस पे चीजों को जो है वो मेमोराइज करता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसके अंदर स्लो एक्सेस है, ठीक है। इंफॉर्मेशन 1/10 सेकेंड्स जो है वो आपको एक्सेस का टाइम लगता है। डिके भी इसका स्लो है कि इसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही इंसानी की बहुत ही उम्र हो जाए तो कहीं उसके दिमाग से चीजें निकलना शुरू होती हैं ड्यू टू द मिनिमम फ्लो ऑफ ब्लड टूवर्ड्स द ब्रेन। उम्र के साथ साथ ये चीजें होती हैं और हमारी जो मेमोरी है उसमें डिके आने लगता है। और मगर इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में विद द प्रैक्टिस आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि जो आपने देखें अभी तक, जो आपने अपने स्कूल में मैथमेटिक्स के या जो फंडामेंटल्स या जो एबीसी जो बेसिक नॉलेज फंडामेंटल्स हैं जो आपने पढ़े हैं, वो अब तक आपके माइंड में, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, नॉट द पार्ट ऑफ योर शॉर्ट टर्म मेमोरी और नॉट द पार्ट ऑफ योर सेंसरी मेमोरी। इसमें जो है दो टाइप की आपकी मेमोरी होती है, एक होती है आपकी एपिसोडिक और एक होती है सिमेंटिक। जैसे पीछे हमने पढ़ा था ना आइकॉनिक और हैप्टिक मेमोरी, इसकी शॉर्ट इसकी सेंसरी मेमोरी में, इसी तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे पास एक होती है एपिसोडिक और एक होती है सिमेंटिक, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी का ताल्लुक है सीरियल मेमोरी ऑफ इवेंट्स। इसका मतलब ये है कि आप इवेंट्स की सीरियल की बेस पे या इवेंट्स की सीरीज की बेस पे या इवेंट्स की एपिसोड्स की बेस पे आप इवेंट्स को याद रखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ना चीजों को एक कनेक्शन के साथ दूसरे कनेक्शन के साथ आप उनको जो है ना वो मेमोराइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 9/11 का जो एक इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। आप कहते हैं अच्छा जब 9/11 हुआ था तो मेरे मामू की शादी हुई थी, ठीक है। आपने उस इवेंट के साथ एक चीज एसोसिएट करके मेमोराइज की हुई है, ठीक है। या जब ये इंसिडेंट हुआ था तो इसके साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ था, तो क्या हुआ कि आपने एक कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को मेमोराइज करने के लिए एक एपिसोडिक फॉर्म में चीजों को जो है वो स्टोर किया हुआ है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दैम। और इसी तरह सिमेंटिक मेमोरी में क्या होता है, सिमेंटिक में इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ सम फॉर्मेट सेव होती है, ठीक है। जैसे अब इस तरह इसका कह लें कि एक सिमेंटिक, एक मतलब, एक समझ होती है इसके पीछे, कि यानी कि जैसे आप कह लें कि आपका ये जो नॉलेज है, ये जो मैं अभी एग्जांपल दे रही थी, ये जो आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं या जो आप चीज लर्न करते हैं या कोई स्किल सीखते हैं, दैट इज having some meaning, that is having some structure, that in that sense that is stored in your long term memory, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल मैं दोनों की आपको देती हूँ, एपिसोडिक और सेमेंटिक की। लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर आपका एक जो है ना पेट, आपके घर में एक पेट है, ठीक है। आपको और उसकी खास एक ब्रीड है, आप ये समझते हैं कि ये ब्रीड है, इस ब्रीड का जो है ये मतलब अप्स हैं, इस ब्रीड के ये मतलब गुड पॉइंट्स हैं, ये सारी जो है ये आपकी सिमेंटिक्स हैं, उसका मतलब है, उसके पीछे की आपकी रिसर्च है, उसके फैक्ट्स हैं,
ठीक है। और ये जो पेट है ये कौन लेके आया था, कब लेके आया था, किसके थ्रू आई थी, किसने रेफर किया था, वो जो एक पूरा सीक्वेंस ऑफ जो मेमोरी है आपकी, वो जो इवेंट है आपका, दैट इज द पार्ट ऑफ योर एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है। तो आई होप दिस concept is clear to you. Like for example, semantic LTM derived from episodic LTM. Like semantic long term memory जो है वो कहाँ से derive होती है, episodic long term memory से. I guess it's clear. All right. Now let's move forward. In long term memory, if we talk about semantic memory structure that we have already discussed के इसमें जो है वो एक प्रॉपरली फॉर्मेट में, एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। ऑलराइट। अब यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, बिट्स ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। और उन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में, ये रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने में आपको हेल्प आउट करता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे देती हूँ, इसकी आगे टाइप्स में हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और आगे बात हो रही है कि मॉडल सिमेंटिक नेटवर्क, ठीक है, इट्स अ रिलेशन लाइक इनहेरिटेंस। जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप पढ़ते हैं इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप, इट्स अ पेरेंट चाइल्ड नोड्स आपके जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और पेरेंट से जो है चाइल्ड जो है वो प्रॉपर्टीज को जो है वो इनहेरिट करता है। सेम इज द केस ऑफ विद द सिमेंटिक नेटवर्क्स, ये मॉडल्स हैं इसके कुछ। ठीक है, इसमें भी क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट और चाइल्ड नोड्स की फॉर्म में, रिलेशनशिप की फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड होती है, और उसी तरह से उसको रिट्रीव करने में हमारे पास आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट बात भी वही हो रही है, सपोर्ट इन्फेरेंस थ्रू इनहेरिटेंस। इन्फेरेंस निकला है इन्फर से, किसी चीज को अखज करना, किसी चीज को डिड्यूस करना, किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, कुछ भी कह लें इसको, कि इसमें आप इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के जरिए से आप इंफॉर्मेशन को इन्फर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, समझते हैं, रिकॉल करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद एन एग्जांपल। यहाँ पे देखें, लॉन्ग टर्म मेमोरी का सिमेंटिक नेटवर्क का एक मॉडल बना हुआ है, एक सिमेंटिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको नेटवर्क डायग्राम भी कहते हैं या सिमेंटिक नेटवर्क डायग्राम भी कहते हैं। अब ये देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है, स्ट्रक्चर फॉर्म है एक पेरेंट चाइल्ड नोड की फॉर्म में है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि एनिमल, ठीक है, आप जैसे क्लासेस बनाते हैं ना अपनी इनहेरिटेंस में, सुपर क्लास, सब क्लास, definitely you are having an idea of object orientation. With that assumption, I'm going to explain you this concept. Like for example, animal अगर ये सुपर क्लास है, ठीक है, तो डॉग जो है वो इसकी सब क्लास है, डॉग इज एन एनिमल। ठीक है, और आपको पता है कि जो सुपर क्लास है उसके कुछ बिहेवियर्स जो है वो सब क्लास जो है वो इनहेरिट करती है, उसके चाइल्ड जो है, चिल्ड्रन, जितने भी उसके चिल्ड्रन नोड्स होते हैं वो सब उसको क्या कर रहे होते हैं, इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो मगर आपको पता है चाइल्ड जो नोड्स हैं उनकी अपने भी बिहेवियर्स होते हैं। तो इसी तरह डॉग है, तो डॉग की जो है वो आगे दो टाइप्स हैं, शीप डॉग है, हाउंड है या हूंड है, जो भी जिस तरह भी इसको पढ़ लें। इसी तरह शीप डॉग जो है उसकी आगे फर्दर सब क्लास है, दैट इज अ कोली। ठीक है, कोली के जो है वो आगे शेडो है, लेसी है। इसी तरह हूंड या होंड, ये आगे बेगल है इसका। ठीक है, आगे स्नूपी है। तो ये देखें, ये जिस तरह से ये आपको एक नेटवर्क स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज बेसिकली इनहेरिटेंस बिटवीन योर कॉन्सेप्ट्स। और ये एक ना नेटवर्क स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखें, एनिमल एक जो सुपर क्लास है वो ब्रीथ भी करता है और मूव भी करता है। अब अगर डॉग की बात होगी तो डॉग इज एन एनिमल, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ये वाला बिहेवियर होगा कि वो ब्रीथ भी कर रहा होगा और वो मूव भी कर रहा होगा, दैट इज अंडरस्टूड, इसमें कोई मतलब एक डिफरेंट बात नहीं है। सेम इज द केस ऑफ डॉग। डॉग का बिहेवियर है कि उसने बार्क भी करना है, उसकी 4 लेग्स हैं, उसकी टेल भी है। तो अब वो जो शीप डॉग है वो यहां से इनहेरिट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली इसके अंदर भी उसका वो बिहेवियर जो है वो क्या हो जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टू सो ऑन। इस तरह से ये रिलेशनशिप जो है वो आगे ग्रो करता जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट जो मॉडल है लॉन्ग टर्म मेमोरी का, दैट इज नोन एज फ्रेम्स। ठीक है, जब आप इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ एक
स्ट्रक्चर या एक डेटा स्ट्रक्चर जो कि एक फ्रेम की फॉर्म में होता है, उसमें जब आप ऑर्गेनाइज कर देते हैं ना अपनी इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर एक डेटा स्ट्रक्चर में, आपको पता है आप डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ डेटा, जिसमें एक डेटा को एक खास तरीके से जो है आप सेव करते हैं, स्टोर करते हैं. आप पढ़ के आए हैं, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली क्यूज, आपने पढ़ा होगा स्टैक्स, आपने पढ़ा होगा लिंक लिस्ट. ये सब क्या है? दे आर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि इंफॉर्मेशन आप उस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं. Slots in structure instantiated with values for instance of data. Right? अब क्या है, जैसे क्लास के इंस्टेंसेस बनते हैं ना, तो इसी तरह से ये इंस्टेंसेस होते हैं आपके इंफॉर्मेशन के. ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीछे वो जो नेटवर्क स्ट्रक्चर देखा था, उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर यहाँ पे बात की जाए तो हमारे पास जो एक इंस्टेंस है या जो एक फ्रेम है, दैट इज अ डॉग. ठीक है, कुछ बिहेवियर्स इसके अंदर, कुछ जो है इस फ्रेम के, आपको पता है कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं जो कि आपको फिल आउट करने होते हैं. डॉग का एक जो है पैरामीटर, दैट कुछ होते हैं फिक्स्ड होते हैं, कुछ डिफॉल्ट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं. जैसे एक क्लास होती है ना, आपको पता है क्लास में आपका एक पार्ट होता है आपके डेटा मेंबर्स का और एक पार्ट होता है आपके मेंबर फंक्शंस का. राइट? आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता है कि जब भी आपने एक क्लास डिजाइन करनी होती है, जब उसके स्पेशलाइज्ड इंस्टेंसेस बनते हैं, तो ये वाली वो चीजें हैं कि जो कि आप उसको डिजाइन करते हुए जो है वो आप अपने दिमाग में रखते हैं. ठीक है, अब डॉग है अगर फॉर एग्जांपल, तो जो फिक्स्ड उसका जो बिहेवियर है, एवरी डॉग हैज 4 लेग्स. अब मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों में से किसी ने 2 टांगों वाला जो है वो डॉगी देखा होगा कभी. ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो डिफॉल्ट में, जैसे आपको पता है ना कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स आपके पास होते थे. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट में आप उसको जो है वो कुछ वैल्यू वो 0 पे जो है वो फिक्स हो जाता था. डिफॉल्ट में उसकी डाइट और साउंड के जो 2 पैरामीटर्स हैं, तो वो क्या है कि डॉगी इज अ कार्निवोर्स. ठीक है, और डॉगी जो है वो साउंड उसका क्या है, वो बार्क करता है. दैट इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर फॉर योर डॉग. जो वेरिएबल है, वेरिएबल आपको अच्छी तरह पता है कि वेरिएबल कहां से निकला है. वेरिएबल निकला है वर्ड वेरी से, एंड वेरी इज व्हाट, जो चीज चेंज होती है, जो चीज अपनी वैल्यू चेंज करती है. तो जो वेरिएबल्स है इसके, यू कैन से इट्स डेटा मेंबर्स जो कि चेंज हो सकते हैं. दैट इज इट्स साइज एंड इट्स कलर. डॉगी कैन बी ऑफ एनी साइज, डॉगी कैन बी ऑफ एनी कलर. राइट? इसी तरह अगर हम कोली की क्लास को हम डिस्कस करें, तो कुछ फिक्स्ड बिहेवियर है, कुछ डिफॉल्ट है, कुछ वेरिएबल है. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फिक्स की बात करें, तो फिक्स में क्या है कि कोली का जो फिक्स्ड बिहेवियर है, दैट इज कि कोली इज अ ब्रीड ऑफ डॉग. ठीक है, और उसकी जो टाइप है वो भी फिक्स्ड है कि वो एक शीप डॉग है. ये हमने अभी पीछे इसके नेटवर्क स्ट्रक्चर में हमने ये चीज देखी थी, फिर देख लेते हैं कि कोली जो है वो एक किससे बिलोंग करता है, आपके शीप डॉग से. ठीक है, तो वो उसका क्या है, वो उसका एक जो है ना वो उसका फिक्स्ड बिहेवियर है. अच्छा, नेक्स्ट है डिफॉल्ट. डिफॉल्ट में क्या है कि इसका जो साइज है, ये एक खास ब्रीड है ना कोली. ठीक है, तो इसका जो साइज है ये 65 सेंटीमीटर होता है. अब वेरिएबल जो चीज चेंज हो सकती है, कॉलीज के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं. कॉली किसी भी कलर का हो सकता है. अब ये नहीं कि पिंक कलर का शायद आपको कॉली क्या पता होता भी हो, पिंक कलर का डॉगी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बट कॉली में डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, उस ब्रीड में डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं. दैट वाज अ पार्ट ऑफ जोक. एनीवेज, आगे चलते हैं. सो आगे एक नेक्स्ट मॉडल है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी का, दैट इज नोन एज स्क्रिप्ट. ठीक है, आपने स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, आपने HTML, आपने XML, आपने जावा स्क्रिप्ट, इस तरह की आपने चीजें जो है ना वो लैंग्वेजेस आपने कुछ प्रैक्टिस भी की होंगी, कुछ आपने सुना भी होगा, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा इन चीजों का. राइट? इसी तरह से ये जो मॉडल है ये स्क्रिप्टिंग फॉर्म का नॉलेज है, और इसमें स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है. Model of stereotypical information required to interpret situation. ठीक है, टिपिकल का क्या मतलब है? टिपिकल का मतलब ये है कि आपने जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर की हुई है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ सम स्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ सम स्क्रिप्ट, इन द फॉर्म ऑफ सम हेडिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ सम कंपोनेंट्स, टैग्स के साथ आपने जो है ना स्टोर की, और उसी पैटर्न पे आप उसको स्टोर भी कर रहे हैं, उसके पैटर्न पे आप उसको रिकवर भी कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, उसको रिकॉल भी कर रहे हैं, वट एवर यू कैन. राइट?
अब स्क्रिप्ट में जो है ना वो होते हैं script has an elements that can be instantiated values of or context. अब context to context उन एलिमेंट्स की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे एक एग्जांपल है और इसमें जो है ना वो एक स्क्रिप्ट बना हुआ है, ठीक है। उस स्क्रिप्ट का जो पार्ट है कि उसकी हर स्क्रिप्ट की कोई एंट्री कंडीशन होगी, कोई रिजल्ट होगा, कोई प्रॉप्स होंगे, कोई रोल्स होंगे, कोई सीन्स होंगे, कोई ट्रैक्स होंगे, बट हर सिचुएशन टू सिचुएशन इसके अंदर जो एग्जाम्पल के जो कंटेंट है वो बदल जाएगा। जैसे फिक्स कौन कौन से हैं, एंट्री कंडीशन, रिजल्ट, प्रॉप्स, रोल्स, सीन्स, ट्रैक्स। Like you can say these are the headings of the scripts, these are the components of your scripts, these are the structure, this is the structure of your script, जिसके अंदर आपका जो कंटेंट है ना वो चेंज हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है कि स्क्रिप्ट किसका है कि एक डॉगी को जो है ना वेट के पास या वेटर्निटी डॉक्टर्स जो होते हैं उसके पास एक बंदा जो है ना वो उसने लेके जाना है, विजिट टू द वेट। अब यहाँ पे जो एंट्री कंडीशन में लिखा हुआ है डॉग इल, डेफिनेटली इसकी एंट्री कंडीशन आपको जैसे पता है कि यूज केसेस में प्री कंडीशंस होती हैं, ठीक है। प्री कंडीशन मीन कि पहले ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू होनी चाहिए, राइट। अच्छा कि या आप इसको एजम्पशंस भी कह सकते हैं कि ये हम इन एजम्पशंस के साथ चलेंगे कि ये एजम्पशंस हमारी प्री कंडीशन है कि ये जो काम है ना ये हो चुका होना चाहिए। कि डॉग जो है वो इल हो, जाहिर डॉगी बीमार होगा तो उसको लेके जाएंगे ना। क्यों हमने डॉगी को जो है वो कौन सा वेटरनरी डॉक्टर जो हमारे डॉगी को मिस कर रहा है कि हम उसको मिलवाने लेके जा रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो जाहिर डॉगी आपके बीमार है तो लेके जा रहे हैं। वेट ओपन, डेफिनेटली जो आपका हॉस्पिटल है या वेटरनिटी क्लिनिक है या वट एवर इट इज वो जो है वो ओपन हो। थर्ड, ओनर के पास पैसे भी हों, ठीक है। कि जाहिर है वो डॉक्टर जो है वो फीस लेगा, हाँ अगर कोई दोस्त वगैरह है उसका तो फिर तो नहीं लेगा, मगर एक नॉर्मल कंडीशन में ओनर के पास क्या होने चाहिए, पैसे होने चाहिए ताकि वो विजिट कर सके। अब रिजल्ट में क्या है, जब ये हो जाएगा सिचुएशन तो डॉगी बेटर हो जाएगा, ओनर पुअरर हो जाएगा। क्या मतलब है कि जब जाहिर है पैसे खर्च होते हैं तो इंसान का एक लेवल जो है वो नीचे आ जाता है, उसके जो फाइनेंसेस होते हैं। और वेट जो है रिचर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां से पैसे कम हो रहे हैं तो उसके पास जा रहे हैं तो उसका लेवल जो है वो रेज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। प्रॉप्स में क्या है कि वो उस सिचुएशन में उस पूरी ये जो हम एक विजिट टू द वेट का जो एक सिचुएशन का जो हम एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उस पूरी सिचुएशन में कौन कौन से प्रॉप्स या उसमें कौन कौन से ऐसी चीजें यूज हो रही हैं। लाइक अब अगर उसने डॉगी को चेक करना है तो एक एग्जामिनेशन टेबल होगा या वो स्ट्रेचर होगा या उसको कुछ भी कह लें, मेडिसिन होगी, मेडिसिन जो उसको दे रहे हैं आप, ये टेंजिबल चीजें होती हैं प्रॉप्स के अंदर जो कह लें कि यूज होती हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, डॉक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको यूज करते हुए वो डॉगीज को या जो भी एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। इसी तरह रोल्स में क्या है कि रोल्स में हर एक जो उस सिचुएशन में जो लोग या स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनका क्या रोल है। जैसे वेट क्या है, वो एग्जामिन कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, यानी कि पहले वो चेक कर रहा है, फिर उसने आइडेंटिफाई किया, डायग्नोस किया कि आखिर इस डॉगी को बीमारी क्या है या इस एनिमल को बीमारी क्या है, एंड देन उसने क्या है ट्रीट किया उसको, उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसने कुछ एक्टिविटीज की होंगी। ओनर क्या है, ओनर ने क्या किया, उसका क्या रोल है कि वो डॉगी को लेके आएगा, पेमेंट करेगा और डॉगी को लेके जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने एक पूरा सीक्वेंस बनाया। इस तरह सीन्स में क्या बात हो रही है कि आप जो है ना रिसेप्शन पे आए हैं, रूम में आपने वेट किया है, आपने एग्जामिनेशन कराया है अपने एनिमल का, आपने पे किया है। तो सीन्स इज व्हाट, वो सिचुएशंस, वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो के परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड ट्रैक्स इज व्हाट, ट्रैक्स इज कि आपकी जैसे कह लें कि अब वो जो फर्दर उसके ऊपर जो डिसीजंस हुए हैं उस सिचुएशन के जो आफ्टर कह लें कि आफ्टर इफेक्ट्स हैं या आप जो टेक अवेज हैं या जो उसके आउटकम्स हैं, वो क्या है कि डॉगी को अब एक मेडिसिन की जरूरत है और यहाँ डॉगी को क्या है एक ऑपरेशन की जरूरत है, कि वो अब डिपेंड करता है कि वो उसके साथ क्या जो है ना उसको हालात हैं उसके डॉगी के। आई होप आई एम क्लियर इन दिस पॉइंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now, on the next slide, we are talking about the production rules. One more model of the long-term memory that is known as the production rules, right? Production rules आपने जो है वो पढ़ा होगा, जैसे आपने प्रोग्रामिंग में आपने जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इफ एंड एल्स कंडीशन आपने पढ़ी थी, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन में क्या होता है कि इफ दिस इज द सिचुएशन तो आपने जो है ना आपने क्या करना है, आपने इस किस्म का कोई भी आपने उसके अगेंस्ट आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है,
ठीक है, तो आप जो है वो क्या करते हैं, आप उस हिसाब से कंडीशन के हिसाब से कोई जो एक्शन होता है उसका डिसीजन लेते हैं। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिचुएशन, यू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग टू योर एक्शन। ठीक है, जैसे ही कंडीशन कोई मीट होती है तो उसके हिसाब से आप उस एक्शन को डिटरमिन करते हैं, उस रूल को डिटरमिन करते हैं जिसको आपने लेके जो है वो आगे चलना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है कि इफ डॉग इज वैगिंग टेल देन पैट डॉग, इफ डॉग इज ग्राउलिंग देन रन अवे। ठीक है, क्या मतलब है कि अगर डॉगी टेल जो है ना वो हिला रहा है तो इसका मतलब है कि इट इज इन अ फ्रेंडली मूड। ठीक है, आप उसको जाके थपथपा सकते हैं। मगर अगर डॉगी जो है वो ग्राउल कर रहा है, गुर्रा रहा है, तो फिर आप उसको अगर प्यार करने की कोशिश करेंगे, थपथपाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपका हाथ नहीं रहेगा, तो या फिर वट एवर यू कैन से। तो फिर ये क्या, फिर उसमें तो फिर यही है कि हाँ जी, फिर तो भागो। ठीक है, देन रन अवे। उस वक्त इस किस्म का आपने रिस्क नहीं लेना कि आप जो है ना उधर जाके उसको जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश करें। तो फिर डॉगी अगर माइंड कर गया तो फिर आप खुद सोचे कि फिर वेट के पास डॉगी नहीं, आप ही जाएंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दैट? अब जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसके अंदर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह से जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे हमने पहली बात की थी कि अगर हमने इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी मेमोरी से आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो है वो कहाँ आती है, वो है किसमें, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, तो अब आपने पहले देखा था कि जो आपकी है, क्या उसे कहते हैं, जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उससे इंफॉर्मेशन अगर आपने पहुंचानी हो, सॉरी सेंसरी मेमोरी से अगर आपने शॉर्ट टर्म में पहुंचानी हो, तो आपने जो है वो उसको अटेंशन देनी होती है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपने उसको पहुंचाना हो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो आपको उसको जो है वो क्या करना पड़ता है, रिहर्सल करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आगे बात हो रही है कि टोटल टाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, कि आप अमाउंट रिटेन प्रोपोर्शनल टू रिहर्सल टाइम। क्या मतलब है इसका? जैसे आपने कुछ रिलेशनशिप्स पढ़े थे ना कभी एफएससी में, अपने फिजिक्स में, कि वन थिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग एंड वन थिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समथिंग। क्या मतलब है, कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका क्या मतलब है कि एक ज्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज्यादा हो रही है। और इनडायरेक्ट जो है प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या बात है कि अमाउंट रिटेन प्रोपोर्शनल टू रिहर्सल टाइम। आप जितनी देर तक उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना चाहते हैं तो आपकी जो रिहर्सल टाइम है वो क्या होनी चाहिए, उसी हिसाब से होनी चाहिए। जितनी रिहर्सल ज्यादा करेंगे उतनी ही आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी चली जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे आप अक्सर पढ़ते थे ना छोटे होते, आपको अक्सर टीचर्स कहते थे भी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, कि जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही आपको नियर टू परफेक्शन लेके जाएगी। और इसी तरह जैसे मैथमेटिक्स में कहते थे ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस करो, क्या होता था वो, अब जितने भी ज्यादा आप क्वेश्चंस उसको सॉल्व करते थे वो आपकी स्किल सेट बिल्ड होता जाता था। ठीक है ना, हमने इसमें ये बात पढ़ी थी। तो अब आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस इफेक्ट ऑप्टिमाइज्ड बाय स्प्रेडिंग लर्निंग ओवर टाइम। ठीक है, आपकी जो लर्निंग है वो आपकी ऑप्टिमाइज होती जाती है, लर्निंग आपकी मजीद इंप्रूव होती चली जाती है जिस जिस तरह टाइम ग्रो करता है। ठीक है, आपने एक नॉलेज लर्न किया, आपने फिर नेक्स्ट टाइम उस पे ही बेस करते हुए नेक्स्ट नॉलेज लर्न किया, तो क्या हुआ, नॉलेज की बेस पे आपका जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी लर्निंग है वो क्या होती जाती है, इंप्रूव होती चली जाती है। ठीक है, ऑप्टिमाइज होती चली जाती है। स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड फेमिलियरिटी, इंफॉर्मेशन इजियर टू रिमेंबर। क्या बात है कि इंफॉर्मेशन, जैसे हमने अभी वो जो सिमेंटिक मॉडल पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सिमेंटिक स्टोर होती है, एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर के तौर पे स्टोर होती है। तो क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा देर तक जो है वो आप उसको फेमिलियर रह सकते हैं, उससे आप इंफॉर्मेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप उसको बेहतर तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट वाज द डिस्कशन अबाउट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉरगेटिंग। ठीक है, कि
जो इसका भूलना होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से जो चीजें भूल रहे होते हैं हम, वो डेफिनेटली इट्स अ प्रोसेस ऑफ, मतलब ये ग्रेजुअली होता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ये नहीं कि फौरन निकल जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी से। ये मैं आपको जैसे पहले बता रही थी कि ज्यादातर ये क्या होता है, उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती जाती है उस हिसाब से जो है ना मेमोरी में से चीजें जो है ना वो मतलब कह लें कि फेड होती चली जाती हैं। उसकी वजह ये भी है कि वही बात है कि ब्रेन में जो है वो ब्लड का फ्लो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ रीजन पैदा होते हैं। तो मुख्तलिफ लोग जो है वो भूलने की बीमारी हो जाती है, आपको पता है, बुढ़ापे में जाके। तो दैट इज द पार्ट ऑफ योर फॉरगेटिंग। इसी तरह इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, जब एक चीज दूसरे के साथ जो है वो क्लैश कर रही होती है, या एक चीज दूसरे के साथ जो है ना वो मिक्स हो रही होती है, या एक चीज दूसरे को इंटरफियर कर रही होती है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, क्या कि न्यू इंफॉर्मेशन रिप्लेसेस ओल्ड इंफॉर्मेशन, कि इसको क्या कहते हैं हम, रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये है कि अक्सर आपने नोट किया होगा ना, जब आप एक नई स्किल सीख लेते हैं या किसी नए टूल के ऊपर आप अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो वो जो पिछला होता है ना टूल, या पिछला जो आप जिस काम कर रहे होते हैं उसको, वो आपको ना ऑलमोस्ट भूल चुकी होती है वो चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आप काम करें, तो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जरा चीजों को रिकवर करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। या आप अभी जैसे विंडोज के नए वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो पुराने वर्जन से वो आप भूल चुके होंगे कि उसमें क्या चीज कैसे होती थी, कहाँ पे क्या होता था। मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है, नई स्किल जो है वो पुरानी स्किल को रिप्लेस कर देती है। इसी तरह ओल्ड में इंटरफेयर विद न्यू, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, प्रोएक्टिव इनहिबिशन। इसका मतलब ये है कि अक्सर ऐसे होता है कि पुराने किसी तरीकेकार से जैसे आप काम कर रहे होते हैं, होता क्या है कि नए तरीकेकार में वो काम जो है वो करते हुए आपको जो है वो लगता है कि आप मिक्स कर रहे होते हैं कभी कभी, ओहो अच्छा अच्छा, नहीं ये मैं पुराने वाले टूल में ऐसे काम करती थी ना, इसलिए मैंने इस वाले में ऐसे कर दिया। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी इंटरफेरेंस हो रही है आपके काम में, ठीक है। So may not forget all at all. Memory is selective, affected by emotion, can subconsciously choose to forget. Right? Now let's move forward. अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो इंफॉर्मेशन किस तरह से रिट्रीव होती है, किस तरह से रिकॉल होती है, दैट्स अ मेन पॉइंट, ठीक है। अब रिट्रीवल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अब इंफॉर्मेशन स्टोर तो हो गई है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। एंड जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि इसमें काफी अरसे, लॉन्ग टर्म्स तक जो ये इंफॉर्मेशन है ये स्टोर रहती है। अब बात हो रही है कि स्टोर तो हो गया है, और ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि हमने रिकॉल भी तो करना है, वहां से इंफॉर्मेशन को हमने रिकवर करना है, मतलब जो मेमोराइज है उसको हमने रिट्रीव करना है। तो दो कॉन्सेप्ट है, रिकॉल और रिकॉग्निशन का। रिकॉल का क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेमोरी कैन बी असिस्टेड बाय क्यूज, फॉर एग्जांपल कैटेगरीज और इमेजेस, ठीक है। एंड रिकॉग्निशन का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन गिव्स नॉलेज that it has been seen before, less complex than recall. Information is cue. रिकॉल में ये है कि आपको जो भी चीज मेमोराइज करनी है, जो भी चीज आपने अपनी मेमोरी में स्टोर की हुई है ना, आपको जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको याद करने में कि अच्छा मैंने क्या याद किया था, अच्छा ये था ये था ये था ये था। आपको पूरा वो रिकॉल अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। जबकि रिकॉग्निशन में क्या होता है कि अगर आपको क्यूज दिए जाए ना, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके अच्छा हाँ फौरन से आप रिकॉग्नाइज, ओ अच्छा अच्छा हाँ ये बात तो ऐसे हुई थी। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे आपने ये देखा होगा कि अक्सर ये कोई क्राइम हो जाए तो पुलिस वाले जो है ना, वो जो विटनेस होता है उसको कहते हैं कि अच्छा ये हमारे पास कुछ सस्पेक्टेड किस्म के जो है ना वो क्रिमिनल्स हैं, आप इनको आइडेंटिफाई करें, इनमें से कौन सा था जो कि ना आपको लगता है कि उस वक्त जो ना इंसिडेंट में जो था ना वो शामिल था। आप क्या करते हैं, वो शिनाख्ती परेड जिसे कहते हैं, आप उन्हें देखते हैं, एक को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, तीसरे को देखते हैं, और आपको जब वो लगता है हाँ ये, आप कहते हैं अच्छा अच्छा हाँ ये, आप रिकॉग्नाइज कर जाते हैं कि हाँ ये है वो जो बंदा था जिसने क्राइम किया था, ठीक है। दैट इज रिकॉग्निशन, कि आपने पहचाना है उस चीजों को देख के, आपको कुछ क्यूज मिले, आपने उसको देख के आपने जो है ना चीजों को या इंसिडेंट्स को जो है ना आपने रिकॉग्नाइज किया। बट ऑन द अदर हैंड जो रिकॉल होता है ना, वो आपके ना छोटे से दिमाग पे ना बड़ा सा प्रेशर देता है। ये जो आपके साथ एग्जाम्स में होता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट लिखना ना, आपको बहुत सोचना पड़ता है, ओ अच्छा जी क्या था, अच्छा इसकी क्या डेफिनेशन थी, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है, ठीक है। और आप ना याद करते हैं। और अभी ये जो है पुलिस वाला, आपको मैंने जो एग्जांपल दी थी क्रिमिनल वाली, कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल
आपको ये कह दिया जाए कि वो बैठा हुआ है, स्केच बनाने वाला बैठा हुआ है, तो आप बताएं वो जो हुलिया क्या था उसका, जिसने क्राइम किया था। ज़ाहिर है आपके सामने अब वो लाइन तो नहीं है क्रिमिनल्स की, आपने क्या किया, अच्छा उसको बताना शुरू किया, अच्छा चलो जी वो स्केच कर रहा है और आप उसे बता रहे हो उसका मुंह ऐसा था, चौड़ा था, लंबा था, नोजी पतला था, नोजी मोटा था, मूछें थी, नहीं थी, आंखें छोटी थी, बड़ी थी, इस तरह से आप उसको फिर जो है ना बता रहे होते हैं। उसमें भी आपको क्यू तो वो दे ही रहा होता है जो स्केच वाला बंदा होता है, मगर मैक्सिमम लोड आपकी जो है ना वो मेमोरी के ऊपर होता है, आपको रिकॉग्नाइज करने में, सॉरी आपको रिकॉल करने में ज्यादा टाइम लग रहा होता है। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉल एंड रिकॉग्निशन. Thank you so much, and I hope it is the concept that is not so much difficult for you guys. Thank you so much. Allah Hafiz.